नमस्कार, द राइट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एक्साइल डायरी के अंडर आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं श्रीमती भारती कौल जी से। आइए भारती कौल जी से मिलते हैं। नमस्कार भारती जी। रोहित जी नमस्कार। आपने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है द राइट न्यूज़ ने, ये जो एक्साइल डायरी आपने स्टार्ट की है, क्योंकि जो बच्चे हमारे वहाँ से निकल चुके हैं और बाहर स्टेट्स में पले बड़े हैं, उनको तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि उनके पेरेंट्स ने क्या सहा है जलाए वतनी में, और वहाँ पे रह के जिस वक्त ये सारा स्टार्ट हुआ, ये सारे एपिसोड स्टार्ट हुए, तो उस वक्त की उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने ये एक्साइल डायरी स्टार्ट करी। जी धन्यवाद। भारती जी, आपसे एक सवाल ये है कि कश्मीर में आप कहाँ रहते थे? रैनावरी में। कश्मीर की बात छेड़ के तो आपने एकदम दिल को छू लिया। कश्मीर की जब भी बात होती है तो सिवाय दुख तकलीफ़ के और कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि वो मंज़र हमेशा हमें याद आते हैं जिन्हें कभी भूल ना पाएंगे, और न किसी को भी किसी की भी व्यथा सुनने से, देखने से, समझने से, उस व्यथा को फील करके मैं बात करने से थोड़ा सा मुझे झिझक होगी, क्योंकि इमोशंस हैं, उनको तो हम अलग नहीं कर सकते। क्योंकि हम बाहर गए थे, मेरा स्कूल है कश्मीर में था, और वो भी एक ऐसी जगह जिसे छोटा पाकिस्तान कहते थे, वो था। और मुझे देखिए इतना टाइम निकल गया, अब नाम भी जल्दी से याद नहीं आते। पहला एपिसोड जो हुआ था वहाँ पे, पहला बम धमाका वहीं पे हुआ था हमारे स्कूल के बाहर पोस्ट ऑफिस में, और मंदिर में हुई थी हमारे पहले पंडित जी की, उनको गोली से उड़ा दिया था। सब लोग कह रहे थे कि यहाँ से निकलो निकलो निकलो, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें अपने घर से निकलने के लिए सब लोग कह रहे हैं। उस वक़्त समझ में नहीं आया। मतलब ये था महीना कोई सितंबर अक्टूबर का। हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स हुए एज़ यूजुअल, फाइनल एग्ज़ाम्स, और हमने स्कूल में छुट्टी करी, रिज़ल्ट डिक्लेयर किया और हम कलकत्ता चले गए, क्योंकि कलकत्ते में हमारा घर था। वहाँ पहुँचे तो पता ही नहीं लगा कि पीछे से हुआ क्या है। मुझे फ़ोन आता है मेरे ब्रदर का कि तुम आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते नहीं तुम आओ। देखते थे न्यूज़ में, देखते थे, इतना ज़्यादा नहीं आता था न्यूज़ में जो हालात वहाँ पे थे। तो मैंने सोचा कि जाना तो है ही, चलो ये पहले ही बुला रहे हैं तो चले जाते हैं। आप मानोगे नहीं, जब मैं जम्मू पहुँची हूँ, जम्मू पहुँच के जो मैंने हालत देखी है, यहाँ पे मैंने ट्रक्स के ट्रक्स देखे आते हुए। लोग आए हैं और गीता भवन में जा रहे हैं। गीता भवन में पूछ रही थी सबसे, गीता भवन है क्या, है क्या, है क्या, मुझे बताओ तो सही क्या हो रहा है। क्योंकि उन्हें मालूम था इसने कल जाना है, मेरी बुक्ड थी फ्लाइट श्रीनगर के लिए। सबको पता था ये जा रही है तो इसे जाने दो। जाने का मतलब ये था कि वो मुझे बुला रहे थे कि तुम अपने बच्चों के सर्टिफिकेट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से कलेक्ट करो और निकलो। ये तो उनके दिमाग में ये बात थी, हमारे दिमाग में तो नहीं था। और जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंची हूँ, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा था। एयरपोर्ट पहुंचे तो मानोगे नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे जो वो सीन देखा है। सुनसान चारों तरफ लोग को मैंने देखा। मेरा ब्रदर जो कि है ना, वो खिड़की में से ऐसे करके छोटा सा मुंह करके मेरी तरफ देख रहा था, और उसने मुझे इशारा किया कि मैं यहाँ हूँ। बाहर निकले तो उस जगह को पहचान नहीं सकी मैं कि ये हमारा कश्मीर है, यहाँ हम रहते हैं, यहाँ हमारा घर है। घर जब पहुँचे कोई नहीं मिला, कोई भी एक भी बंदा नहीं मिला। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था, जब भी हम पहुँचते थे, कलकत्ते से वापस आते थे श्रीनगर, तो सारे लोग आते थे मिलने के लिए।
आप विश्वास करो, हम दोनों माँ बेटे अकेले हैं और रात को 12 बजे गेट पे नॉक हुआ तो हम बाहर गए। अंदर से ही पूछा कौन है, तो बाहर जो लड़का खड़ा था उसने बोला आंटी नहीं दरवाज़ा नहीं खोल से बोझ में आई कथ इतने धीरे से उसने बोला ऐसी मोई निशन मेलन खतर मगर यह सुन नीट कड़ित चा अगर रोजक ते ये परवाह निचू सुन नीट कड़ित। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? बोला से तरी में पाने फिक्री। तो बदरास है, वो बच्चा मुस्लिम था, वो मेरे पास पढ़ने के लिए आता था, घर से गरीब था। मैंने उसके लिए जो की है केरोसिन डेपो करवाया था अरेंज उसको, वो वहाँ से अपना रोज़ी रोटी कमाता था। उसकी ये बात जो की है हमें सोने नहीं दे रही थी और रात को जो की है धड़ 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 मस्जिदों से आवाज़ें। वो आवाज़ें ऐसी थी जो कि कलेजा चीर रही थी और लिटरली मेरा जो की है कलेजा वो मेरे गले में धड़क रहा था और आवाज़ें आ रही थी कि यहाँ से निकलो सारे कश्मीरी पंडित यहाँ से निकलो नहीं तो मारे जाओगे, निकलो नहीं तो मारे जाओ। लिटरली यही आवाज़ थी, क्योंकि नेक्स्ट डे वहाँ पे आने वाले थे जॉर्ज फर्नांडिस। वो आवाज़ें सुन के एकदम से हमें समझ में ही नहीं आया हम क्या करें। सुनते आ रहे हैं। अब मेरे वहाँ पे रिलेटिव्स हैं और मेरी एक जाम वहाँ रहती थी अपनी बेटी के साथ अकेले, उसके बच्चे बाहर थे। मेरे दिमाग में उसकी बात आ गई और वो हब्बा कदल में रहते थे। तो मैंने सोचा हम कैसे जाएं और उनको छोड़ें। उनके लिए मैं वहाँ रह गई और अपने बेटे को तो मैंने कहा तुम चले जाओगे, वो नहीं माना। नेक्स्ट डे उसने अपने जूते वूते पहने, वो निकल गया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। कोई नहीं मिला। संजय सूरी जो कि फिल्म एक्टर है अभी, उसके फादर की 100 मिल थी वहाँ पे। वो बहुत रिच पीपल थे वहाँ पे। उसके फादर को गोली से मार दिया था। जो वो आया घर पे, उसने सुनाया, बिकॉज हमारी फैमिलीज बिल्कुल क्लोज थी। उसने सुनाया मम्मी ऐसे हुआ है। उसके पाँव नहीं निकल रहे थे। कहता मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊँगा, मैं नहीं जा सकता, मैं आपके साथ ही जाऊँगा, आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे ब्रदर ने उसे समझाया। उसने बोला देखो मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जाओ, लेट हर कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके मैं भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उन्हीं दिनों फिर वो 21 दिन का कर्फ्यू हो गया। उसको तो भेज दिया, वो जम्मू में मेरा इंतज़ार कर रहा था। जम्मू में तब तो हमने देख ही लिया कि वहाँ पे हो क्या रहा है। रैनावारी में हम नहीं गए, अपने घर हम जा ही नहीं सके, क्योंकि वो जगह ऐसी खराब हो गई थी जिसका कोई हिसाब। हमारे घर को मिलिटेंट्स ने कैप्चर कर लिया। 5 मंजिला मकान है वो, बिल्कुल डीएवी स्कूल के साथ, और उसका जो टॉप फ्लोर है वहाँ से जो कि है पूरा डल को आप देख सकते हो, झीले डल लेक। वो वहाँ से मॉनिटर करते थे सिचुएशन। आप इमेजिन करो, मैं अपने घर में नहीं हूँ और मेरे घर में मिलिटेंट्स हैं जो कि मॉनिटर कर रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ किस किस को गोली से उड़ाना है। ऐसी दुख भरी घटनाएं वहाँ हर रोज दाएं बाएं हो रही थी और लोग रातों रात निकल रहे थे। अब जब हमारे निकलने की बारी आई, पहले कर्फ्यू लगा हुआ था, गुल कर्फ्यू, उसको वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। गुल कर्फ्यू जो हमारे जो कि है दिमाग में गूंजता रहता है कि उस कर्फ्यू में लोगों की क्या क्या हालात हुए। मैंने गाड़ी ली और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सर पे कफन बांध के निकल गए। कोई कर्फ्यू पास नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकती। वहां पे गई, रास्ते में रोका सबने कि आप मैडम कहाँ जा रहे हो। सबने मेरे को बोला तुली ट्योक थोद। मैंने कहा क्यों? मैं ट्योक नहीं हटाऊंगी, मेरे को मरना होगा मर जाऊंगी, कोई बात नहीं। वहां पे जाके उनको खींच के नीचे लेके आई
एक चीज़ नहीं उनके साथ, दोनों माँ बेटे। साड़ी उसने हाथ में पकड़ी ऐसे करके, और मेरी जाम को मैंने निकाला वहाँ से। मैंने कहा चलो। उनकी भी जितनी, कुछ भी नहीं, आप सोचोगे कि एक दिन का जो तन पे कपड़ा था वो, उनको लेके आए और हम निकले। बारिश थी उस दिन। काजीगुंड हम पहुंचे, रास्ता खराब था। रास्ता उन्होंने डाइवर्ट किया एक गांव के बीच में से। विश्वास करो आप, ऐसा दर्दनाक मंजर, हर एक गली में, हर एक मकान के दरवाजे पे, खिड़कियों पे, उनकी छतों पे लोग चढ़े हुए थे, और वो लोग ठहाके मार मार के हंस रहे थे, और हम लोगों की गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। वो हंसी आज तक मेरे दिमाग में ऐसे गूंजती है कि मैं रात को उठ जाती हूँ। वो इतनी ज़्यादा बेइज्जती, वो बेइज्जती थी कि आप मुसीबत में जा रहे हो और लोग हंस रहे हो कि तुम लोग क्या हो, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है। और उस वक्त मेरे दिमाग में एकदम से खनक गया कि वो मेरी स्कूल की जो पियोन थी, वो मुझे कहती थी, मैडम पगाईज इन स्कूल से कहेंगे। वो क्यों कहती थी पगाईज इन कहें चलाओ पाने, ये टीचर यमियन पाने चीज इन स्कूल कहते। मैं अभी भी याद कर रही हूँ, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं याद आ रहा है। तो वो हमेशा मना करती थी, और जिस दिन वो मना करती थी कुछ ना कुछ वहाँ पे हो जाता था उसी एरिया में। जी, ये बात सच है कि इससे 3 पीढ़ियाँ प्रभावित हुई हैं। जो भी हालात हुए विस्थापन से, हमारी 3 पीढ़ियाँ प्रभावित हुई हैं। अगर आप मेरी बात करें तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स और मैं। तो अब आप मुझे बताइए कि अब आपका कश्मीर में कुछ कोई प्रॉपर्टी, कुछ वहाँ पे मकान, जिस मकान की बात कर रहे हैं, जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, वो किस सिचुएशन में है? नहीं, स्कूल के लिए मैं ये कहूँगी कि जो हमारे स्कूल, जिसके घर में हमारा स्कूल था, वो धोबी था। उनके ग्राउंड में हमारा स्कूल था, और उस स्कूल के पियोन, उसके प्रॉपर्टी के ओनर मेरे से मिलने आए थे जम्मू, और वो मुझे कह रहे थे कि हमें बताओ हम स्कूल का फर्नीचर कहाँ लेके आए। मैंने उनसे कहा कि फर्नीचर को मैंने क्या करना, आप स्कूल चलाओ, बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पता है रोहित जी, वो स्कूल कैसे बनाया था। स्कूल 1 साल मैंने 8 बच्चों के साथ बनाया था। वो धोबी की ना, वो लंबा उसका वो था हॉल जैसा, जिसमें वो काम करते होंगे। उनको हमने अलग अलग सेपरेट कर करके जो कि है रूम्स बनाए थे। स्कूल हुआ था क्लास 3 तक स्टार्ट, फिर प्राइमरी स्कूल, मतलब हमने वो अपने हाथों से बनाया। और वहाँ एरिया के जितने लोग थे वो सब इन्वॉल्व थे उसमें। पहला जब एपिसोड वहाँ पे हुआ, स्कूल्स के एक्सकर्शंस कैंसिल कर दिए थे। देखिए मैं आपको बताती हूँ कनेक्ट कैसे होता था ये। स्कूल के एक्सकर्शंस बिल्कुल बैन कर दिए थे, बाहर नहीं जाएंगे। सब लोग सोच रहे थे कि क्यों। हमारे स्कूल ने पहली बार एक्सकर्शन जाना था एक बड़ी बस में। पहले हम लोग मैटाडोर लेते थे, फिर 2 लेते थे मैटाडोर्स, फिर उस साल जो कि है हमने बड़ी बस बुक करी थी एक्सकर्शन के लिए। और बच्चे आए, लड़के आए, उन्होंने बोला हम तो जाएंगे, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं छेड़ेगा मतलब दे ऑल न्यू एंड नाउ आई नो कि हु दे वर। वो सारे इसके साथ जुड़े हुए थे। हम एक्सकर्शन के लिए अछबल गए। अछबल से रात को आए, उन्होंने मेरे को बीच में उतार दिया, मैम आप घर जाओ, हम हर एक बच्चे को जो कि है घर पहुंचाएंगे, आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक सारे बच्चे घर नहीं जाएंगे मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने मुझे श्योर किया कि नहीं आप जाओ। मुझे वहाँ पे उतार के वो लोग, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चे घर पहुँच गए, सब कुछ हो गया, हम भी जम्मू आ गए। लेकिन कनेक्ट देखिए कैसा है। जिस वक्त एकॉर्ड किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इसने इत्तेहाद इस्तातमनान,
राजीव गांधी अंत फारूक अब्दुल्लान को इतिहादी कित कहेंगे मैं कित कह लो अत तब से जो कि है ये अंदर से ब्रू हो रहा था। मैं रेडियो के साथ भी काम करती थी, एक मदर एंड चाइल्ड का प्रोग्राम होता था, तो हम गए थे शूट के लिए। मैं उस दिन अकेली गई थी, यूनिट में मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ ड्राइवर और मैं थे, मेरे पास रिकॉर्डर था और कुछ नहीं। ईदगाह में हमारी गाड़ी को रोका गया, तो ड्राइवर मुझे इशारे से कहता है कि मैडम जी पर्स तुल थो सुन गाड़ी या तल। लड़के आए, ऐसे दौड़ दौड़ के आए और दोनों तरफ से उन्होंने अटैक किया कि उसको रोके किसी तरीके से। उसने मारी भी ब्रेक, उन्हें अंदर झांका, उनको कुछ नज़र नहीं आया, उसने फिर से स्टार्ट करके गाड़ी वहाँ से भगाई। तो ये चीज़ें जो कि छोटी छोटी हो रही थी, लेकिन खबर किसी को नहीं थी। आपका कहने का मतलब है कि ये बहुत पहले से ही ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी। जी, आपसे एक अहम सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अभी सरकार आपको वापस जाने के लिए बोलेगी, क्या आप फिर से अपने घरों में वहीं उसी एरिया में जाके बसना चाहेंगे कि आप सेफ जोन में बाकी फैमिलीज़ के साथ रहना चाहेंगे? बड़े दुख की बात है, अपने ही घर जाने के लिए पूछा जा रहा है कि आप कैसे जाएंगे। एनीवेज सिचुएशन तो यही है। हाँ, घर तो जाएंगे ज़रूर, वापस ज़रूर जाएंगे, लेकिन अभी वो कुछ सिचुएशन नहीं है कि जहाँ हम रहते थे हम वहीं जाके बसें, क्योंकि वहाँ पे जो उस टाइम लोग रहते थे वो तो है नहीं। चाहे हमारे मुस्लिम नेबर्स थे, चाहे हमारे हिंदू नेबर्स थे, कोई भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे सारा सेटअप न्यू है। उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो उनके साथ रहना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन घर जाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए सरकार को चाहिए ऐसे स्टेप्स लेने कि वो देखें कि हमारी सलामती कहाँ पे है, हम कहाँ पे खुशहाल रह सकते हैं और हम कहाँ पे सेफ होके अपना कारोबार करें। ये तो बात की बात है कि कौन क्या करेगा, लेकिन ये सारा गवर्नमेंट पे है। उन्हें हमें हमारी टर्म्स पे ले जाना होगा, नहीं कि भाई चलो बच्ची चलो अब जाना है घर। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी गवर्नमेंट की है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते।